starting the topic, I would like to write the topic name in the blackboard. So this is the topic, and I request both the students from class 9 and 10 to see this video because tense is a common topic for both the classes. We know tense, and we have been studying this topic from class 4 or 5, I think. And before starting the topic, the question that arises is, what is tense? In a very simple way, we can say tense is time. Why we say that? क्यों ऐसा बोलते हैं? टेंस को टाइम क्यों बोलते हैं? कुछ तो रीजन रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा. टेंस इज अ स्टडी इन ग्रामर. ग्रामर में एक स्टडी है टेंस, जिससे वी गॉट टू नो एग्जैक्टली व्हेन द वर्क हैज बीन डन. व्हाटएवर द वर्क इज बीइंग मेंशन्ड इन द सेंटेंस, वो कब हुआ है ये हमें टाइम बताता है. अगर मैं कहूँ आई एम राइटिंग, इससे पता चल रहा है कि काम प्रेजेंट में है. अगर मैं कहूँ आई वॉज राइटिंग, इससे पता चलता है कि ये काम पास्ट में हो रहा है. या मैं कहूँ आई विल बी राइटिंग, इससे पता चल रहा है कि काम होने वाला है, अभी भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा. तो ये तीनों सेंटेंस काम के होने को अलग अलग समय बता रहा है कि वो काम कब होगा. हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है. दैट इज व्हाई वी से टेंस इज अ स्टडी ऑफ ग्रामर दैट सेज व्हेन द वर्क हैज exactly been done. Or in a simple way we can say tense tells us about the time of the work. क्या हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं टेंस को? इन अ सिंपल वे वी कैन से टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ द वर्क. वर्क किस समय पर हुआ है, पहले हुआ है, बाद में हुआ है या अभी हो रहा है, वो टाइम के बारे में बताता है टेंस. दैट इज व्हाई टेंस कैन बी कॉल्ड एज अ स्टडी ऑफ grammar that tells us about the time of the work. I am writing it here. You can copy it from the screen. Okay. Tense is a study in English grammar that tells us about the time of the work. ये काम का समय को बताता है. अब इससे अगर हम लोग आगे बढ़े, ओके, फर्स्ट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, देन आई विल प्रोसीड. अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं द काइंड्स ऑफ टेंस. वी ऑल नो टेंस हैज three kinds. When we are talking about time, there are three times. एक तो जो हो चुका है वो पास्ट, राम ने रावण को मारा, ये पास्ट की बातें हैं. मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट की बात है. और स्कूल 2 महीने बाद खुलेगी, वो फ्यूचर की बात है. तो इसी 3 डिवीजन में हम लोग टेंस को डिवाइड कर सकते हैं. What are the 3 tenses? Present, past and future. Okay, what we have written right now in the blackboard is about time. जो अभी हम लोगों ने ब्लैकबोर्ड में लिखा है वो समय के बारे में. But in the definition of tense, I have mentioned 2 words. One is time and another one is work. ये 2 वर्ड का जिक्र मैंने किया था while writing the definition of tense. अब जब ये 2 वर्ड आता है और जब हम लोग काइंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 जो हमने काइंड्स लिखा है, ये समय के बारे में तो बता रहा है, टाइम के बारे में कि वर्क कब हुआ है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि वर्क कितना हुआ है. टेंस 2 चीज बताता है. एक तो समय कब हुआ है, दूसरा काम कितना हुआ है. तो यहाँ पर काइंड्स में जब हम लोग जाएंगे तो पता चलेगा कि वर्क कितना हुआ है वो भी पता चलेगा. जैसे कि अगर मैं कहूँ
For an example, I am writing it here. I have finished this work. अब मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं. I am finishing this work. ये दो सेंटेंस है. इसमें पता चल रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका है और इसमें पता चल रहा है कि काम कंप्लीट हो नहीं चुका है बल्कि जारी है. आई एम फिनिशिंग दिस वर्क. मैं उसे फिनिश करने के क्रम में हूं. तो यहां पर कुछ ऐसा चीज आया है जिसके वजह से हम लोग ये पहचान पाए हैं कि एग्जैक्टली काम कितना हुआ है, या काम हो चुका है, हो रहा है, होने वाला है, और हुआ है तो कितना काम हुआ है, या होगा तो कितना काम होगा. तो दो चीज टेंस बताता है. फर्स्ट इज टाइम एंड सेकेंड वन इज वर्क. तो वर्क को स्पेसिफाई करने के लिए एग्जैक्टली कितना वर्क हुआ है, these tenses are again divided into four groups. The first one is simple present tense, which is also called indefinite present, or you may write present indefinite. It's better to write present indefinite. Present indefinite. The second one is present continuous tense. The third one is present perfect tense. And the fourth one is present perfect continuous. So these are the parts of present tense. So take now what we have studied. We have studied that tense has three parts or three kinds you can say. The first one is present, second one is past, and the third one is future. Again, present tense can be classified into four groups. The first one is simple present tense, second one is present continuous tense, third one is present perfect tense, and fourth one is present perfect continuous. Similarly, we have categorization in past tense too, and same categorization for future tense. That means in past tense also you will have simple past tense or past indefinite, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous. And in similar way you will get in future tense also simple future or future indefinite, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous. So अब हम लोग धीरे धीरे हर एक टेंस में जाएंगे. टोटल मिलाकर अभी तक ये 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के 12 टेंस हो गए हैं. इन 12 टेंस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें. Okay, so let us move forward, and coming forward we are coming to the first tense, which is simple present tense, or you may write present indefinite. कंफ्यूज नहीं होना है. अगर कोई बोल दे सिंपल प्रेजेंट टेंस तो कहना है ये तो सब पढ़ा ही नहीं, इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिया. सिंपल प्रेजेंट टेंस भी और सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आप कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इस पर आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में. इसमें आने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे. इसका यूज कहाँ पर होगा, सबसे पहले याद रखेंगे. अब ये देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ हैबिचुअल स्टेटमेंट. डू नो व्हाट इज हैबिचुअल स्टेटमेंट? ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी सेंटेंस जो आपका आदत को दर्शाता. मैं रोज ब्रश करता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, मुझे आम खाना पसंद है. These all sentences are called habitual statement. I go to school daily. This is your habit. ये आपका रोज का
काम है। आई ब्रश इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में ब्रश करता हूँ। ये आपका आदत है। दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड हैबिचुअल स्टेटमेंट। सेकेंड वन, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ। नाउ कम्स व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये ऐसा स्टेटमेंट है जो हर जगह सत्य हो, चाहे उसको यहां बोला जाए या उसको कहीं भी बोला जाए। अगर मैं कहूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब जब ये बात हम लोग कहें द सन राइजेस इन द ईस्ट, चाहे वो इंडिया में कहें, जापान में कहें, अमेरिका में कहें, नेपाल में कहें, कहीं भी कहें, सूरज हर जगह पूरब से ही। इसी तरह का सेंटेंस हम लोग कह सकते हैं वाटर इज कलरलेस, ये हर जगह सत्य है। ऐसा तो नहीं कि चीन में पिंक कलर का पानी मिलता हो या नेपाल में ब्लू कलर का पानी मिलता हो। भारत में जो पानी मिलता है वो सभी जगह वही मिलता है। तो इस तरह का सेंटेंस comes under universal truth. So we have studied about habitual statement and universal truth. Especially these types of sentences are written in simple present tense. इसी तरह का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। अब किस तरीके से आता है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर को हम लोग जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग नाम नहीं पढ़ रहे हैं, इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो स्ट्रक्चर से भी घबराना नहीं है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। बिफोर गोइंग टू स्ट्रक्चर, फॉर राइटिंग अ स्टेटमेंट इन इंग्लिश व्हाट डू यू नीड। इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस आपको लिखना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड। पहला चीज आपको एक सब्जेक्ट चाहिए होगा, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज अगर आपके पास है तो आप इंग्लिश में सेंटेंस बना सकते हैं। मैं उन सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ जो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्टिव या इंपरेटिव उस तरह का सेंटेंस, वो ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं भी होते हैं। बट यूजुअली जो सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए हमको ये तीन चीज का जरूरत पड़ता है, और यही तीन चीज का जरूरत पड़ेगा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए भी। फॉर राइटिंग एनी सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हाट यू नीड इज अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। But now the question is, when we are talking about verb, we have already read different classifications of verb. Verb का बहुत सारे क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूजुअली वर्ब को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे पढ़ेंगे, वर्ब 1, वर्ब 2 एंड वर्ब 3। यूजुअली वर्ब का ये तीन ही बेस फॉर्म होता है, वर्ब 1, वर्ब 2 and verb 3. In few grammar books you will find verb 4 and verb 5 also, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ तीन ही का जिक्र करेंगे, verb 1, verb 2 and verb 3. In simple present tense what you need is verb 1, the base form, the first form of verb. जैसे आप यहाँ लिखेंगे go, तो इसका V2 होता है when, V3 होता है gone। आप अगर लिखेंगे play, V2 होता है played और V3 भी होता है played. What you are going to use in simple present tense is the first form of verb. On the basis of this structure, we can write I play football. Very simple structure, and on the basis of that structure we can form any kind of sentence in simple present tense. लेकिन इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसमें है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट आई लिया था, अब मैं सब्जेक्ट को बदल रहा हूँ, मैं राम कर रहा हूँ। राम प्लेज फुटबॉल। नाउ द क्वेश्चन इज, आई टोल्ड we will always use given form, then what is this s, that is attached with play। ये s कहाँ से आ गया और play के साथ क्यों लगा हुआ है। जब मैंने कहा कि given form ही यूज होता है तो ये s कहाँ से आ गया, let us discuss about this।
Okay, take the screenshot, then we'll proceed. एक बॉक्स बना रहा हूं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। Here I am written singular, this is plural, this is first person, second person and third person. What are these? Suppose करो कि two people are talking. I am talking to you and I am telling you about some boy called Ram. मैं इसी राम के बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ. The speaker is myself. I am the speaker. You are the listener, and the person who is talked about is Ram. So the person who is speaking will say himself I. So that is the first person. The person who is speaking is first person. The person who is listening is second person. And the person who is talked about is third person. The person who is speaking is first person, the person who is listening is second person, and the person who is talked about is third person. When we will write the plural, I, we हो जाएगा, you का plural आप सभी जानते हैं, you भी होता है। थर्ड पर्सन में इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। हम लोग उस इंसान को he करके डिनोट कर सकते हैं, she करके डिनोट कर सकते हैं, it करके डिनोट कर सकते हैं, या फिर सीधा उसका नाम लेकर बोल सकते हैं, जिसके बारे में बात हो रहा है। और इसी को जब प्लूरल करेंगे तो दे, दोज, these type of words can be used, or names, more than one name. Remember it, more than one name. एक से ज्यादा होगा तभी वो प्लूरल होगा, वरना वो सिंगुलर होगा। इस टेबल को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये ग्रामर को पढ़ते समय और भी बहुत जगह इसका यूज है और इसका जिक्र हर जगह पर आते रहेगा, तो इसको हमेशा दिमाग में रखना है इस टेबल को कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर प्लूरल वगैरह क्या होता है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या आता है इसमें? ही, सी, इट और एनी वन में। इसके साथ में जब भी ये सब्जेक्ट रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ेगा। यही कारण था कि हमने वहां पर जब आई लिखा था तो कोई एस नहीं लगा था, पर जैसे ही हमने राम लिखा तो उसके साथ में एस लगा दिया गया था, बिकॉज राम इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, बिकॉज इट इज अ नेम। तो राम के जगह पर ही रहता, सी रहता या इट रहता, कुछ भी रहता, तो वर्ब के साथ एस या एस लग जाएगा। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज एस कहां और ईएस कहां? यहां पर मैंने एस क्यों लगाया, ईएस क्यों नहीं लगाया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रब कर दूंगा। एस और ईएस कहां? तो आते हैं उस पर भी। हम लोग ध्यान देंगे उसका एंडिंग अल्फाबेट को, जो भी वर्ब है उसका एंडिंग अल्फाबेट को ध्यान देंगे। यहां देखिए लास्ट में ओ है, इसके साथ में ईएस लगेगा। कैसे पता चला?
because it is a vowel. लास्ट में y है, s लगेगा. कैसे पता चला? because it is a consonant. That means the verb ending with vowel will get its suffix as es, and the verb ending with consonant will get its suffix as s. क्लियर है यहाँ तक? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ. सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए. ओके, नाउ आई एम समराइजिंग द होल थिंग दैट वी हैव स्टडीड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. Structure is very simple. Subject plus verb 1 plus object. Ram plays football. Okay. About this S, when subject is third person singular number, add s or es to the verb. If the subject is third person singular number, add s or es to the verb. Vowel ending, add es. Consonant ending, add s. यहाँ तक क्लियर है? मैंने समराइज कर दिया. इज इट ओके? सो सिंपल प्रेजेंट टेंस वी हैव फिनिश्ड. There are some parts that need to be discussed that we will discuss in our next class. Thank you.